लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूँ एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है तुम मेरे हो। ये कहानी आर खुर्शीदा साहिबा की लिखी हुई है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। वह एक उदास सी शाम थी और उदासी ने उसके अंदर भी डेरा जमा लिया था। वो पिछली साइड लॉन में बनी सीढ़ियों पर आ बैठी। सुबह तड़के खुराक की तलाश में निकले परिंदे अब थके हारे अपने अपने आशियानों को लौट रहे थे। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। अमलतास के जर्द फूलों के झुंड पर नज़र डाली तो वो भी उसे उदास से नज़र आए। जब से अरमगान ने राबी के बारे में बताया था तभी से वो फिक्र में मुब्तला हो गई थी। पिछले 3 दिनों से न तो उसने ढंग से कुछ खाया था और न ही सही से सो पाई थी। अरमगान जाते हुए फूफू से मिलने आया था। फूफू ने राबी को कुछ चीज़ें भिजवानी थी। अजरा क्यारियों को पानी दे रही थी। वो जाते हुए अजरा के पास रुका और कहने लगा, तुम इंतज़ार ही करते रहना, नताशा राबी को ले उड़ेगी। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो अरमगान अजरा के कानों में उंडेल कर चलता बना था। तब से वो सन्नाटों में घिर गई थी। उसकी नींद और साथ में भूख प्यास भी उड़ चुकी थी। वो 9 साल की थी जब फूफू 12 साला राबी के साथ उनके घर चली आई थी। फूफा किसी हादसे में चल बसे थे। अम्मी और अब्बा जाकर फूफू और राबी को ले आए थे। भूरी आँखों और घने बालों वाला राबी अजरा को बहुत अच्छा लगा था। पिछली बार जब राबी आया था तब दुबला पतला सा था, मगर अब 2 सालों बाद उसने काफ़ी कद काट निकाल लिया था। अब वो 15 साल का लगता था। शुरू में राबी खामोश खामोश सा रहा करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने खोल से बाहर आने लगा। लंबे बालों, सफ़ेद रंगत और बड़ी बड़ी आँखों वाली अजरा उसे अच्छी लगने लगी थी। अजरा के वालिद अब्दुल रहीम साहब उसका एडमिशन अजरा के स्कूल में करवाए थे। वो अपने भांजे को खूब पढ़ाना चाहते थे। उन्हें अपनी इकलौती बहन और भांजे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कभी उसे महरूमी का एहसास तक न होने दिया कि वो बिन बाप का बेटा है, यतीम है। उन्होंने बहन का भी दूसरा ब्याह करना चाहा, पर अतिया ने यकसर शादी से इनकार कर दिया। उन्हें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी और वो इसी के लिए जीना चाहती थी। वो बीए पास थी। स्कूल में नौकरी भी करना चाहिए, पर अब्दुल रहीम साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं हूँ ना, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उनकी मेन मार्केट में कपड़ों की दुकान थी। अच्छी खासी कमाई हो रही थी। जब फूफू और राबी उसके घर आए थे कमाई दुगनी हो गई थी। फिर भी उन्होंने किसी न किसी तरह भैया को मना ही लिया और घर पर बच्चों को ट्यूशन देने लगी। ससुराल की प्रॉपर्टी जेठ देवर ने मिलकर हड़प ली थी। वैसे कुछ ख़ास प्रॉपर्टी न थी। एक आबाई घर था और थोड़ी सी ज़मीन। अजरा और राबी साथ स्कूल जाने लगे। अरमगान उनका पड़ोसी था। तीनों की अच्छी दोस्ती थी। तीनों साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। राबी और अरमगान ने पढ़ाई ख़त्म करते ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। फिर कुदरत उन पर मेहरबान हुई और मैसूर इन्फोसिस कंपनी में दोनों को जॉब मिल गई। ये सब बड़ों की दुआएं और ख़ुद उनकी मेहनत का नतीजा था कि ज़्यादा तकद्दु न करनी पड़ी। राबी ने बचपन ही से अजरा को अपने दिल में बसा लिया था। जैसे ही जॉब मिली अम्मी से कहकर अजरा को अपने नाम करा लिया। फूफू भी बहुत खुश थीं। वो अपनी भतीजी को दिलो जान से चाहती थी। राबी कॉलेज में अपनी गैर मामूली सूरत की वजह से कई लड़कियों के दिलों की धड़कन था। कई लड़कियां उसकी जानिब बढ़ीं, पर उसने किसी को कोई पजीराई न दी, बल्कि वो हमेशा लड़कियों से एक फ़ासला बनाकर रखता। वो अरमगान से भी हमेशा ख़ायफ रहता, जो कि हमेशा लड़कियों के झुंड में रहा करता था। राबी का सपना था कि अम्मी के लिए घर बनाए,
اسی وجہ سے اس نے دن رات پڑھائی میں محنت کی تھی اور آج اسے اپنی محنت کا صلہ جاب کی صورت میں مل گیا تھا۔ اسے عذرا سے بہت محبت تھی۔ وہ کافی بار اس سے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا اور پھر جاب ملتے ہی عذرا کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی، اور آج عذرا بے اعتباری کا شکار ہو گئی تھی۔ مرد کو پھسلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ نتاشا نے اپنی خوبصورتی کا جال پھینک دیا ہوگا۔ لا یقینی سوچوں نے اسے بری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ امی اور پھوپھو کا تذکرہ جاری تھا کہ رات خوب جم کر بارش ہوئی ہوگی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ یوں کئی دن چپکے سے بیت گئے۔ وہ اپنا دکھ چھپائے خاموش سے ہر کام نپٹاتی رہی۔ امی اور پھوپھو نے بھی اس کی اداسی کو محسوس کر لیا تھا۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھیں۔ ان کی خسر پھسر جاری ہو گئی تھی کہ اس بار رابی چھٹیوں میں گھر آئے گا تو دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ جب عذرا یہ سب سنتی تو اس کے دل میں کوئی ہلچل نہ مچتی، بلکہ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ روزمرہ کے کاموں میں جٹ جاتی۔ آج بھی تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ رابی کے کمرے میں چلی آئی اور اس کی الماری سے البم نکال کر بیٹھ گئی۔ آفس فنکشن کی کئی تصویریں تھیں۔ ہر تصویر میں نتاشا رابی کے ساتھ کھڑی تھی۔ بوفے سسٹم ہونے کی وجہ سے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھوں میں پلیٹ لیے کھڑے تھے، اور ایک تصویر میں رابی کی پلیٹ میں کچھ ڈالتے ہوئے نتاشا مسکرا رہی تھی اور رابی کو نہارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک نظر آ رہی تھی۔ عذرا نے یہ تصویریں اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھی تھی، مگر اسے ایسا کبھی نہیں لگا تھا۔ پر ارمغان کی باتیں سن کر وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ دن بے کیف سے گزر رہے تھے۔ رابی سے بات کرنا بھی اس نے کم کر دیا تھا۔ اس کی کال آتی تو وہ ہوں ہاں کہہ کر کال کاٹ دیتی، ورنہ تو پہلے اگر رابی کا فون نہ آتا تو وہ مس کال کر کر کے اس کو عاجز کر دیتی۔ وہ کام کی زیادتی کا رونا روتا تو وہ سوالات پہ سوالات کر کے اس کا جینا تو بھر کر دیتی، مگر اب شک کا ناگ اس کے دل و دماغ پر اپنا ایسا کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ امی اور پھوپھو کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ ابا رات دکان سے آتے تو تینوں کی کمرے میں میٹنگ جمتی۔ وہ چائے بنا کر دے آتی اور اپنے کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو جاتی۔ وہ ایک سہانی سی صبح تھی۔ رات ٹوٹ کر بارش ہوئی تھی۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ امی نے ٹوک دیا، عذرا یہ کیا؟ سر جھاڑ منہ پہاڑ بنائے گھوم رہی ہو؟ چلو نہا کر کپڑے چینج کر لو، شکل دیکھیے اپنی۔ اور حلیہ تم ایسی تو نہ تھی؟ امی کی تنبیہ پر اس نے بدل ناخواستہ واش روم کا رخ کیا۔ نہا کر پنک، پیچ اور گرے کمبینیشن کے ڈریس میں وہ بلا کی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ گھنے لمبے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا، جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسے دیکھ کر امی اور پھوپھو نے مانی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹک کر باہر لان میں چلی آئی۔ چھوٹا سا لان تھا اور طرح طرح کے پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ہر پودا بارش میں نہا کر نکھر گیا تھا۔ وہ ہر ایک پودے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اداسی دل کے اندر ڈیرہ جما لے تو باہر کی کوئی بھی خوبصورتی من کو نہیں بھاتی، اسی طرح وہ بھی جلد اکتاہٹ کا شکار ہو کر پچھلی طرف سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو کا گھیرا ڈالے
वो राबी और नताशा के बारे में सोचने लगी। तभी ऐन गेट के सामने गाड़ी का हॉर्न ज़ोर से बजा। कौन हो सकता है? वो फिर भी टस से मस न हुई। डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ गाड़ी वापस मुड़ गई थी। अंदर से बातों और कहकहों की आवाज़ें। मर्दाना आवाज़ राबी ही की थी, जिसे वो लाखों में पहचान सकती थी। वो पत्थर बनी बैठी रही। कुछ ही देर बाद राबी उसे आवाज़ें देता हुआ लॉन में चला आया। अज़रा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आया। अज़रा ने न ही सर उठाया और न ही कोई जवाब दिया। बुद्ध बनी बैठी रही। वो उसके करीब ही बैठ गया। अज़रा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जवाब नदारत। अज़रा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इस मर्तबा आवाज़ कदरे ऊंची थी। उसने झट से सर उठाया। राबी पर नज़र पड़ी। बढ़ी हुई शेव, मलगुजे शिकन शुदा कपड़े। उसके दिल को कुछ हुआ। आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। अज़रा, उसने अज़रा के हाथ थाम लिए। क्यों ऐसा कर रही हो? जानती हो, तुम्हारा ये रवैया मेरी जान ले लेगा। कई दिनों से न ठीक से काम कर पा रहा हूँ और न ही सो पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझ पर रहम करो, कुछ तो बताओ। वो थर्रा उठी और कपकपाते लहजे में बोली, वो नताशा। वो चौंक उठा। व्हाट नताशा? वो अरमगान ने बताया कि आप और नताशा एक दूसरे से क्या? उसने दरमियान में बात काट दी। अरमगान ने बताया और तुमने मान लिया? इतना ही भरोसा है तुम्हें अपने प्यार पर? कम से कम मुझसे तो पूछा होता। खुद घुटती रही और मुझे भी पागल बना के रख दिया। और वो अरमगान का बच्चा, कमबख्त, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली। अज़रा बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। अज़रा, तुम मुझे बस इतना ही चाहती हो? मैं जैसे छोटा बच्चा हूँ जो किसी ने लॉलीपॉप थमाया और मैं उसके पीछे चल पड़ूँगा? अज़रा को अपनी बचकाना हरकत का शिद्दत से एहसास हुआ और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बिलक कर रो दी। राबी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में जकड़ लिया हो। अज़रा के आंसू उसे काफ़ी तकलीफ़ दे रहे थे। उसने सहूलत से उसके चेहरे से हाथ हटाया और उसके आंसू पोंछने लगा और बोला, नताशा अरबपति बाप की इकलौती बेटी है। उस कंपनी की मालिक जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो मुझ जैसे टिटपुंजिये के साथ शादी कैसे कर सकती है? ओ मेरे अल्लाह, मेरे पास क्या है? एक ढंग का घर तक नहीं। मामू जान ने अगर सहारा न दिया होता तो आज मैं इस मुकाम पर न होता और मैं अपने प्यार को छोड़कर उस नताशा से पागल कहीं की। उसकी बात पर अज़रा ने झींप कर सर झुका लिया। अब क्या यहीं बैठी रहोगी? चलो उठो। तुम्हारे लिए 13 घंटों का थका देने वाला सफ़र करके आया हूँ। बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। मेरे लिए नाश्ता का इंतज़ाम करो, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और उसके सर पर हल्की सी चपत लगाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। शक के बादल छट चुके थे। अज़रा ने इत्मीनान की सांस ली। मानो बोझ उसके सर से उतर चुका था। राबी, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो उठी और छोटे छोटे कदम उठाती अंदर की जानिब बढ़ गई। दिल शाद था तो चारों तरफ खुशियाँ रक़्स करती नज़र आ रही थी। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और ख़ूबसूरत सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।